हाय एवरीवन। मेरा नाम खुशबू ओबेरॉय है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में मेरी 139 रैंक आई है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग हियर। और मैं यूपीएससी टाइम का थैंक यू करना चाहूँगी सबसे पहले, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और जिनका ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे वो जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, तो पहले मैं उन क्वेश्चंस को आंसर कर देती हूँ। शायद आप लोग जो भी जुड़े हुए हैं साथ में, आपके काफ़ी डाउट्स उससे ही क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम, अगर आपका कोई भी एडिशनल डाउट होगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। ओके, तो कोई भी अगर न्यू ऐड हुआ है तो हेलो, माय नेम इज़ खुशबू ओबेरॉय एंड मेरी AIR 139 आई है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था बाय अ मार्जिन ऑफ 3 मार्क्स, और उसके बाद मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो उसमें थैंकफुली मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। मेरे मेंस में 818 मार्क्स आए थे और उसके बाद मेरा जो इंटरव्यू था उसमें मेरे 171 मार्क्स आए थे। प्रीति सुदान मैम जी का बोर्ड था मेरा, एंड थैंकफुली आई वाज एबल टू गेट दिस रैंक। इसके बाद मुझे यूपीएससी टाइम की तरफ से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं वो आंसर करना शुरू करती हूँ। उनका पहला क्वेश्चन है कि आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की? तो मैंने प्रीलिम्स के लिए कोचिंग ज्वाइन करी थी, और अगर किसी की हेल्प होती है तो मैंने विजन आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करी थी 2020 में। और उसके अलावा मैं न्यूज़पेपर जो पढ़ना प्रेफर करती थी वो है इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद मैंने प्रीलिम्स जब पास आ गया था तो काफ़ी टेस्ट सीरीज़ भी लगाई थी। उससे काफ़ी हेल्प होती है मॉक टेस्ट सीरीज़ से। तो मैंने विजन की ही टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। एक पीटी 365 करके मैगज़ीन आती है, वो मैगज़ीन भी पढ़ती थी। और इसके अलावा मैं न्यूज़पेपर के खुद भी नोट्स बनाती थी, तो मेरे सेल्फ नोट्स को भी मैं ज़रूर रिवाइज़ करती थी। आप जब एक बार प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे छाँटना चाहिए। तो धीरे-धीरे करते-करते वो आपके लिए प्रोसेस ईज़ी हो जाती है। अ, और सीसैट की जो तैयारी है, सीसैट के लिए जब प्रीलिम्स से 2 या 3 महीने रह जाते हैं, तब मैंने सीसैट की तैयारी शुरू की थी। मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन सीसैट को देती थी। स्टार्टिंग में मैंने सीसैट के में जो भी फ़ॉर्मूले लगेंगे मैथ्स में, या अगर आपको इंग्लिश थोड़ी वीक लगती है, तो आप इंग्लिश थोड़ी रिवाइज़ कर लीजिए। और जब आपके फ़ॉर्मूले सारे एक जगह लिखे जाएँ और आपने इंग्लिश रिवाइज़ कर ली हो, उसके बाद आप हर बार सीसैट के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सीसैट के लिए आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एक बार में बैठकर सॉल्व करना शुरू कीजिए, और उससे ही आपका सीसैट काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। इस बार सीसैट थोड़ा डिफिकल्ट आया था, थोड़ा ऊपर के लेवल का था, बट सीसैट इज स्टिल अ क्वालिफाइंग पेपर। आप उसको इंग्लिश करके या रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करके भी कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आपने मेंस एसए की तैयारी कैसे की? एसए की तैयारी के लिए मुझे सबसे अच्छा जो सोर्स लगता है वो है योजना और कुरुक्षेत्र। ये दोनों मैगजीन्स बहुत आराम से अवेलेबल होती हैं, और इनका जो फर्स्ट पेज है मैगजीन्स का, मैं सिर्फ वो फर्स्ट पेज पढ़ती थी। उस पे पूरा थीम आता है, हर महीने एक एक एडिशन आता है दोनों मैगजीन्स का। और जो फर्स्ट पेज है उस पे एक थीम आता है, जैसे अगर रूरल डेवलपमेंट उस महीने का थीम है तो फर्स्ट पेज पे उस पे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी सब कुछ दिया होगा। आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आप शायद डायरेक्टली वहाँ से भी एनेक्डोट्स या पैराग्राफ्स उठाकर अपने एस्से में डाल सकते हैं, तो वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगती थी। वो मेरा मेन सोर्स था एस्से के लिए। उसके अलावा अगेन एस्से में भी मैंने मेंस के लिए विजन आईएएस और फोरम आईएएस दो मेंस की टेस्ट सीरीज लगाई थी। आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको थोड़ा बेटर आइडिया हो जाता है कि आप जो लिख रहे हैं वो कितना अच्छे से परसीव हो रहा है, सामने वाला जो चेक कर रहा है उसे। तो इसलिए मैंने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। उसके अलावा उसके अलावा आप एस्से में कुछ कुछ इंस्पिरेशनल लीडर्स जो हैं उनकी स्टोरीज के बारे में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गौतम बुद्ध जी हैं, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, और ऐसे ही करते-करते काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं। तो अगर आप उन इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के बारे में लिखेंगे
और उनसे आप इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं या फिर आप बॉडी में कहीं उन्हें लिख सकते हैं, अगर आपके एसे से रेलेवेंट है। इससे आपके एसे को बहुत अच्छी एज मिल पाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने जीएस की तैयारी कैसे की? तो मैं हर एक जीएस की एक-एक करके बात करती हूँ। जीएस 1 में जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, उसके लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। ज्योग्राफी में जीसी लियोंग आती है, मैंने वो पढ़ी थी। और सोसाइटी के लिए मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि कोई बुक एज़ सच पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई मैगज़ीन्स पढ़ रहे हैं, तो वो मिलाकर और उसके अलावा जो करंट अफ़ेयर्स हैं, वो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि क्योंकि सोसाइटी में आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, यही मेन चीज़ें हैं। तो उनके लिए आप मेनली करंट अफ़ेयर्स से लिंकेज ज़रूर बिठाएँ। कोई नई स्कीम आई है, तो आप उस न्यू स्कीम के बारे में लिखिए। इसके बाद ज्योग्राफी मैंने बता दिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बता दिया, सोसाइटी बता दिया। आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटीज़ आई थिंक मेन सोर्स है। एनसीईआरटीज़ खुद ही इतनी बड़ी हैं आर्ट एंड कल्चर की और मिडीवल और एंशिएंट हिस्ट्री की, कि आपको उससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पेपर 2 पे आते हैं, जीएस 2 में। उसमें पॉलिटी है। पॉलिटी के लिए आई थिंक आप लोग अगर प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हैं, तो आप ऑलरेडी जानते होंगे कि लक्ष्मीकांत मेन बुक है। लक्ष्मीकांत को ऑलरेडी पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए। आप फर्स्ट रीडिंग में, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट रीडिंग में आप कभी भी हाइलाइट करना शुरू ना करिए। आप फर्स्ट रीडिंग में सिर्फ़ जो लक्ष्मीकांत हो या चाहे कोई भी और बुक हो, आप सिर्फ़ उन्हें पढ़िए। उसके बाद जब सेकंड रीडिंग है, उसमें आप पेन से मार्क करना शुरू कीजिए या पेंसिल से मार्क करना शुरू कीजिए। और थर्ड या फोर्थ रीडिंग में आप अभी भी जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है या डिफ़िकल्ट लग रहा है, उसको हाइलाइटर से मार्क कीजिए। इससे आप पूरी बुक को मार्क नहीं करेंगे, हाइलाइट नहीं करेंगे। उससे आपकी रिविज़न भी आसान हो जाएगी। तो लक्ष्मीकांत इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर पॉलिटी। मैंने और कोई सोर्स रेफ़र नहीं करी थी। आप चाहें तो एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग में अपनी जर्नी के, बट जब आपका पेपर पास आने लगे, तो एनसीईआरटीज़ पढ़ने की मुझे इतनी नीड नहीं लगती। आई थिंक उस टाइम पे सबसे ज़्यादा नीड आपको उसी की है। लक्ष्मीकांत के भी शॉर्ट नोट्स बनाइए आप, और उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करते जाइए। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी मुझे लगता है कि कोई बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल मार्केट में बहुत सारी मैगज़ीन्स अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया, एक मेंस 365 करके एक मैगज़ीन आती है। तो आजकल मार्केट में बहुत मैगज़ीन्स अवेलेबल हैं। उनमें करंट अफ़ेयर्स आते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए वैलिड है। इंटरनेशनल रिलेशंस एक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है। तो आप पुराना कुछ पढ़ेंगे, तो वो आपके आंसर राइटिंग में शायद इतना यूज़फुल ना रहे। तो क्योंकि वो एक डायनामिक सब्जेक्ट है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आप करंट अफेयर्स के साथ-साथ चलते जाइए। अगर आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, तो आप एक रजिस्टर लीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस रजिस्टर के टॉप पे लिखिए जी20, और जी20 में जो भी आपको लग रहा है कि मेंस के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है। जैसे मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जी20 की क्या रिलेवेंस है इंडिया के लिए, या इंडिया का क्या पोटेंशियल हो सकता है जी20 में। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को आप खुद से सोच के आप जी20 का जो हेडिंग बनाते हैं, उस हेडिंग के नीचे आप लिखते जाइए कि आपके हिसाब से क्या पोटेंशियल हो सकता है, या करंट अफेयर्स में अगर कुछ भी आ रहा है, तो वो ऐड करते जाइए। इसके बाद मैं सोशल जस्टिस जो है पेपर 2 में, मैं वही सोसाइटी से ही लिंक्ड है वो पेपर। तो अगेन मैं उसके लिए भी वही कहना चाहूँगी कि आप सोशल जस्टिस में भी अलग से कोई बुक मत पढ़िए। सोशल जस्टिस भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो करंट अफेयर्स आप ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, उससे आपका सोशल जस्टिस भी हो जाएगा। मैं जीएस 3 पे आती हूँ। जीएस 3 में इकोनॉमिक्स है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इकोनॉमिक्स के लिए कोई बुक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मेरे पास क्लास नोट्स थे। अगर आपके पास क्लास नोट्स नहीं हैं, तो मैं कोई एज़ सच सोर्स नहीं रेफ़र कर पाऊँगी, बट करंट अफ़ेयर्स अगेन आर वेरी वैलिड। और बहुत सारे जो टेस्ट सीरीज़ मिलती हैं, या फिर इनफैक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के स्पेशल सिर्फ़ इकोनॉमिक्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में। आप उन नोट्स को सर्च कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल अ थिंग ऑफ वरी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, आपसे कोई भी ऐसे हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता।
तो आप निश्चिंत होकर बस बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ के जाइए। आप ये पढ़ के जाइए कि इंडिया के लिए क्या रेलेवेंस है। अगर कुछ चल रहा है, इन्फ्लेशन है, कोई प्रॉब्लम चल रही है इकोनॉमिकली, तो वो इंडिया के लिए क्या रेलेवेंस होल्ड करता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत डायनेमिक और बहुत करंट अफेयर्स बेस्ड सब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी मैं आज सच कोई बुक नहीं रेकमेंड कर पाऊंगी। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट के लिए मैंने पर्टिकुलरली अपने क्लास नोट्स और विजन आईएएस की जो बुक आती है एनवायरनमेंट की, वही रेफर करी थी। बट आई थिंक मार्केट में और भी बहुत बेटर सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप थोड़ा सर्च करिए उनके लिए, और वो आपको जो बेस्ट लगे आप वो सोर्स यूज़ करिए एनवायरनमेंट में। मैं आपको एनवायरनमेंट में ये बोलना चाहूँगी कि जैसे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट काफ़ी लिंक्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर रिवर्स ऑफ इंडिया है या फिर एनवायरनमेंट में वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं या नेशनल पार्क्स हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं, जो भी ऐसे क्वेश्चन हैं उनके लिए आप खुद से नोट्स बनाएं। आप नोट्स बनाकर मैप मैप जो मिलता है मार्केट में, आप मैप में सारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स को मार्क करें, सारे नेशनल पार्क्स को मार्क करें। ऐसे ही आप याद कर पाएंगे कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में लाई करता है। ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाते हैं, और ये आप ऐसे ही याद कर पाएंगे जब आपके पास एक विजुअल मेमोरी होगी। आपने एक मैप पे लिखा होगा, मार्क कर रखा होगा कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व कौन सा कहाँ पे है, कैसे है। ये मेरा बेस्ट तरीका था एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी को लर्न करने का, व्हेन इट कम्स टू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, व्हेन इट कम्स टू नेशनल पार्क्स, व्हेन इट कम्स टू रिवर्स ऑफ इंडिया। रिवर्स ऑफ इंडिया के लिए भी मैंने सारी ट्रिब्यूटरीज और सारा कुछ मार्क करके वो बना रखा था। इनफैक्ट जो मिनरल्स वाला चैप्टर है ज्योग्राफी में, उसके लिए भी मैंने यही यूज़ कर रखा था। मिनरल्स को आप अलग अलग स्टेट्स में मार्क करिए कि आयरन कहाँ पे अवेलेबल है और कुछ कहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद हम आते हैं एथिक्स पे। तो GS4 एथिक्स का पेपर है, उसके लिए एक रेड बुक आती है फोरम आईएएस की। मैंने वो बुक पढ़ी थी, वो बुक बहुत अच्छी है। और आप उस बुक में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। तो मैंने मेनली वही बुक पढ़ी थी। उसमें हर एक एथिक्स में जो हमारा पर्टिकुलर सिलेबस होता है, उसके हर एक वर्ड को भी उन्होंने डिफाइन कर रखा है। उस वर्ड को डिफाइन करके उसके एग्जांपल्स अच्छे से दे रखे हैं, तो मैं उस बुक को रेकमेंड करना चाहूँगी। और उसके अलावा एथिक्स के लिए मैंने जो अलग किया था वो ये था कि जैसे एथिक्स में हमारा जो सिलेबस होता है, गिव मी अ सेकेंड। एथिक्स में जैसे हमारा सिलेबस है, उसमें एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, और इमोशंस में हमारे को बहुत सारे इमोशंस, जैसे हमें ऑनेस्टी पे क्वेश्चन आता है, हमें कंपैशन पे क्वेश्चन आता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए मैंने स्पेशली खुद से गूगल से ढूंढ ढूंढ के कोट्स निकाले थे कि अगर मुझे ऑनेस्टी पे क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या कोट लिखूंगी, अगर मुझे कंपैशन पे क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या कोट लिखूंगी। जब आप ऐसा कोट बाय कोट करके लिखते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आपका आंसर उससे अलग बन पाता है। आपने अगर इंट्रोडक्शन में कोई कोट लिख दिया किसी को कोट करते हुए कि ऑनेस्टी, मतलब बहुत छोटा सा एग्जांपल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट इससे बहुत बेटर बेटर आपको कोट्स मिल जाएंगे। तो जब आप ऐसे कोट्स लिखते हैं तो उससे आपका आंसर बहुत बाकियों से थोड़ा ऊपर दिखता है। उसके अलावा आप हर अपने एथिक्स के आंसर में कोई एग्जाम्पल ऐड करने की ज़रूर ट्राई करें। बहुत सारे सर्विंग सिविल सर्वेंट्स हैं, बहुत सारे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। आप उन सिविल सर्वेंट्स की जो भी उन्होंने कोई मतलब छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल डाल के, जहाँ पे भी जिस क्वेश्चन में रेलेवेंट हो वहाँ एक एग्जाम्पल डालकर उन सिविल सर्वेंट को मेंशन करिए, या उन्होंने कोई स्कीम चलाई थी तो उस चीज़ को मेंशन कर दीजिए। इससे भी आपका आंसर बहुत बेटर बनता है एथिक्स में। तो मेंस के बाद मैं ऑप्शनल पे आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने ऑप्शनल की तैयारी कैसे की? मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, और मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस साल 294 मार्क्स आए हैं, विच आर प्रोबेबली द हाईएस्ट और वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स दिस ईयर। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं तो फर्स्टली मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रस्ट आईएएस ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी थी। उसके मेरे क्लास नोट्स थे, तो मैंने मेनली क्लास नोट्स पढ़े हैं, और उसके अलावा एक प्रसाद एंड प्रसाद करके बुक आती है फॉर थिंकर्स। तो पेपर 1 में बहुत सारा थिंकर्स की वेटेज होती है, तो उसके लिए मैंने प्रसाद एंड प्रसाद वाली बुक पढ़ी जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगी। उनसे मैंने वैल्यू एडिशन करी।
उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रीवियस ईयर टॉपर कॉपीज़ को देखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना। क्योंकि जब आप टॉपर कॉपीज़ देखते हैं, जैसे मेरे लिए भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत नया सब्जेक्ट था, तो उसको पढ़ के हाँ जी, जिसने भी मुझसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूछा हुआ है, आई एम टेलिंग अबाउट दैट ओनली। उसके लिए मैंने जो प्रीवियस ईयर टॉपर कॉपीज़ को देखकर एक रियलाइज़ेशन करी, जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि पैराग्राफ्स और पॉइंटर्स को मिक्स करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आंसर लिखने होते हैं। ऑप्शनल, क्योंकि ऑप्शनल में ज़्यादा पेज भरने होते हैं एज़ कम्पेयर टू जीएस, तो आपको ज़्यादा लिखने के लिए पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। आपको इंट्रोडक्शंस लंबे लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इंट्रोडक्शन में हमेशा, अगर मैं किसी थिंकर की बात कर रही हूँ, तो मैं इंट्रोडक्शन में साथ में मेंशन करती थी कि उन थिंकर ने कौन सी बुक लिखी है। इससे क्या होता है कि अगेन आपके आंसर को एक एज मिलता है। सब मेंशन कर रहे हैं कि एक थिंकर है और ये थिंकर स्कूल के हैं, बट बहुत कम लोग उसकी उनकी बुक भी को भी मेंशन करते हैं। ऐसे ही आप अपने आंसर्स में अगर छोटे-छोटे ग्राफिक डायग्राम्स डाल देंगे, तो आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट बन जाता है उन डायग्राम्स से, छोटे-छोटे डायग्राम से। और जो एग्ज़ामिनर जो आपके पेपर को चेक कर रहे हैं, उनके लिए भी पढ़ना और कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा ईज़ी हो जाता है कि अच्छा, इस बच्चे को ये आता है, उन्होंने ये मेंशन कर रखा है, डायग्राम से मैं ईज़िली समझ पा रहा हूँ एंड आपको मार्क्स प्रोबेबली ज़्यादा मिल पाएँगे, बेटर मिल पाएँगे। इसके बाद हम आते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन पे। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी डैफ। आप अपना डैफ जब बना लेंगे, इंटरव्यू के टाइम पे डैफ निकलता है और डैफ होता है आपका डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म, जिसमें आप सब कुछ मेंशन करते हैं। मैं पहले तो जो भी जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि इंटरव्यू की तैयारी आप मेंस क्लियर होने से पहले शुरू ना करें तो भी चल जाएगा। आप अभी अगर स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, तो प्लीज़ अपने प्रीलिम्स और मेंस पे ज़्यादा ध्यान दें, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेंस बहुत प्रीलिम्स बहुत कम लोगों का क्लियर हो पाता है। इट हैज़ सम 2% क्लियरिंग परसेंटेज ओनली। तो प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मेंस है, वो सबसे ज़्यादा मार्क्स रखता है आपके फाइनल मार्क्स में, सबसे ज़्यादा उसकी वेटेज है। तो इसलिए आप इंटरव्यू की तैयारी अगर मेंस के रिजल्ट आने के बाद भी शुरू करेंगे, तो भी आप कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए मैंने ये किया था कि पहले तो आप अपना डैफ अच्छे से एक-एक वर्ड आपके आपके डैफ का आप पढ़ें और उसके रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके कॉलेज पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं, उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आप 3 जगहें रहे हैं, तो अगर आपने अपने डैफ में वो तीनों जगह मेंशन करी हुई है, तो तीनों जगह पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे करते-करते आप अपना डैफ प्रिपेयर करिए, वो सबसे पहला स्टेप होता है। उसके बाद इंटरव्यू के लिए बहुत सारी जगह मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं। मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे और उससे आप फर्स्ट और लास्ट इंटरव्यू में रियलाइज़ कर पाएँगे कि आप में बहुत चेंजेज़ आते हैं। आप फर्स्ट इंटरव्यू में बहुत चीज़ें नहीं जानते होते, क्योंकि आप अभी आपने मॉक इंटरव्यूज़ देना शुरू ही किया है और जब तक आप एंड तक आएँगे, आप यू विल बिकम मच मोर पॉलिश्ड। आपको ये समझ आएगा कि अगर आपसे कोई कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको 2 सेकंड रुकना चाहिए और फिर आंसर देना चाहिए, रिस्पेक्ट शो करने के लिए। और उसके अलावा आपको आंसर कैसे करना है, आपको कौन-सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन-सा क्वेश्चन आंसर करना है, ये सब आप मॉक इंटरव्यूज़ में धीरे-धीरे सीखते जाते हैं। तो मैंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऐसे मॉक इंटरव्यूज़ से करी थी, उनका एनालिसिस करके करी थी। जो मैंने सोर्सेज़ और बुक लिस्ट फ़ॉलो करी है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे की? आई थिंक यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे से आंसर राइटिंग के बारे में पूछ रखा है, तो मैं वो क्वेश्चन आंसर करना चाहूँगी। पहली चीज़ तो आप जब से आंसर लिखना शुरू कर दीजिए दें, वो तब से अच्छा है। प्लीज़ डोंट वेट कि प्रीलिम्स क्लियर होगा तब आंसर लिखना शुरू करेंगे। आप अगर आज से सोच रहे हैं कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की है, तो आप आज आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। मैं आपको पूरा पेपर लिखने को नहीं कह रही हूँ, एक आंसर 1 दिन का लिखना शुरू कीजिए। आप एक-एक दिन एक-एक आंसर लिखकर भी बहुत कुछ सीखते हैं। एक-एक छोटे-छोटे आंसर से आपको रियलाइज़ होता है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है और कहाँ पे डायग्राम ऐड हो सकता है। इसके लिए मैं एक जो रिकमेंडेशन देना चाहूँगी, वो है इनसाइट्स आईएएस का एक चैनल नहीं, एक वेबसाइट है इनसाइट आईएएस की। वहाँ पे फ्री डेली आंसर राइटिंग होता है और वहाँ पे ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं। तो अगर आप
वहाँ पे वो हर दिन न्यूज़पेपर से रिलेटेड एक-एक जीएस 1 का एक क्वेश्चन डालते हैं, जीएस 2 का एक क्वेश्चन डालते हैं। तो मैं हर दिन वहाँ जाती थी, मुझे जो क्वेश्चन अच्छा लगता था, मैं सारे क्वेश्चन्स नहीं करती थी। अगर 5 क्वेश्चन हैं, तो अगर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये एक क्वेश्चन के बारे में पता है और मुझे इसके बारे में थोड़ा आइडिया है, मैं थो कुछ लिख सकती हूँ, तो मैं वो एक क्वेश्चन चूज़ करती थी। उस क्वेश्चन को आप मतलब अपने A4 साइज़ शीट पे पूरा आंसर लिखिए और आंसर लिख के फ़ोटोज़ खींचकर वो अपलोड कर दीजिए इनसाइट के चैनल पे। मतलब चैनल नहीं, उनकी वेबसाइट पे, वहाँ जहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा वो लिंक। और वहाँ पे बहुत सारे दूसरे एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो आपने आंसर लिखा है उस पे फीडबैक देते हैं। आप भी लोगों के आंसर्स पे फीडबैक दे सकते हैं। तो जब आप किसी और का आंसर पढ़ते हैं या आपके आंसर पे कोई फीडबैक देता है, इससे आपको एक आइडिया लगता है कि मैं क्या और बेटर लिख सकता था या लिख सकती थी। और मैंने कहाँ पे शायद किसी और ने कोई डायग्राम ऐड किया होगा, तो शायद आप अपने नोट्स में वो डायग्राम ऐड कर लेंगे कि अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आया, तो मैं ये डायग्राम लिखना चाहूँगी, ये डायग्राम ऐड करना चाहूँगी। तो ऐसे करते-करते वन बाय वन आपकी आंसर राइटिंग बहुत बेटर होती जाती है। तो ये मेरा आंसर राइटिंग के लिए फर्स्ट टिप है। सेकंड टिप ये है कि अगेन आप जितने आंसर्स में मैप ऐड कर सकें, डायग्राम ऐड कर सकें, उतना बेटर है। इंडिया का मैप आपको आना चाहिए, वर्ल्ड का मैप बनाना आपको आना चाहिए और कोई डरने की बात नहीं है, धीरे-धीरे आ जाता है। धीरे-धीरे आपको बहुत जल्दी बनाना भी आ जाएगा, आप कुछ सेकंड्स में ही दोनों मैप्स बना लेंगे। तो वो मैप्स आप जहाँ ऐड कर सकते हैं, वहाँ ऐड करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन है, ब्रिक्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप जल्दी से मैप बनाइए और कंट्रीज़ को मार्क कर दीजिए जो ब्रिक्स में आती हैं। या फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है मिनरल्स इन इंडिया पे, अगर आयरन के ऊपर कोई क्वेश्चन है या कॉपर पे कोई क्वेश्चन है या कॉटन इंडस्ट्रीज पे कोई क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से इंडिया का मैप बनाइए और कॉटन इंडस्ट्री कौन कौन से स्टेट में या कौन कौन से जोन में लाई करती है, वो ऐड कर दीजिए। इससे आपका आंसर अगेन बहुत डिफरेंट बनता है। आप बाकी लोग भी वही लिख रहे हैं, कॉटन इंडस्ट्री पे आप क्या ऐसा कुछ बहुत नया नहीं लिखेंगे, बाकी भी वही लिख रहे हैं जो आप लिख रहे हो, बट अगर आप एक मैप बना रहे हो, तो जो एग्जामिनर आपका आंसर देख रहा है उसे लगता है कि शायद आपने कुछ कितना अच्छा ऐड किया है उसमें। तो ये मेरी दूसरी टिप है। तीसरी टिप मेरी यही है कि आपके जो आंसर राइटिंग है, मेंस में आपके कंक्लूजन्स हमेशा वेल बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ पे आपका ओपिनियन पूछा है, तो आप कभी भी माय ओपिनियन इज़ दिस करके नहीं लिखते। आप आंसर्स में हमेशा थर्ड पॉइंट से लिखते हैं, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्सपर्ट्स ने क्या प्रोज़ दिए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी भी स्कीम की बात करूँ, किसी भी चीज़ की बात करूँ जो अभी चल रहा है, तो जैसे अग्निवीर स्कीम थी, तो अगर मैं उसकी बात करूँ और उस पे क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में अगर आए कि आप इस स्कीम को सपोर्ट करते हैं या अपोज़ करते हैं, ऐसा करके कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमेशा इंट्रोडक्शन में पहले ये एक एग्ज़ाम्पल है आंसर राइटिंग का, आप इंट्रोडक्शन में पहले उस स्कीम को इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो स्कीम कब आई, उस स्कीम का क्या पर्पस है। उसके बाद आप लिखते हैं प्रोज़ कि प्रोज़ क्या है कि एक्सपर्ट्स या किसी ने जो भी, और अगर आप साथ में ऐड कर पाएँ कि ये इस कमिटी ने रिकमेंड करी थी ये स्कीम, तो आपका आंसर अगेन बहुत बेटर बनता है। तो आप प्रोज़ में पहले लिखते हैं कि ये जो स्कीम है, ये इन्होंने रिकमेंड करी थी, इस स्कीम का ये बेनिफिट है, इस स्कीम से जो पेंशन सेविंग बेनिफिट्स हैं, एटसेट्रा, एटसेट्रा, आप अपने प्रोज़ में वो ऐड करते हैं। उसके बाद आप जाते हैं कॉन्स पे कि एक्सपर्ट्स अगेन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिख रहे हैं, आप ये लिख रहे हैं कि मैंने न्यूज़पेपर में ये पढ़ा कि इसके बेसिस पे ये कॉन्स मे बी ये कॉन्स हो सकते हैं। और जब भी आप कंक्लूड करते हैं, तो आपका कंक्लूजन हमेशा एक बैलेंस्ड ओपिनियन होना चाहिए कि इस पे फर्दर स्टडी करी जानी चाहिए, या फिर इस कमिटी ने ये रिकमेंड किया हुआ है बहुत टाइम से, तो शायद कोई और स्कीम को अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। ऐसे करते-करते एक बैलेंस्ड कंक्लूजन इज़ ऑलवेज़ हेल्पफुल बिकॉज़ इट शोज़ द एग्ज़ामिनर कि आप एक साइंटिफिक माइंड से सोच रहे हैं, आप अपने पर्सनल बायसेस, पर्सनल ओपिनियन को वहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। सो ये आंसर राइटिंग के बारे में था। अगर किसी को पर्टिकुलरली आंसर राइटिंग पे और कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिए, मैं वो पहले आंसर कर दूँगी। काला भैरव त्रिपाठी जी, मैं बता चुकी हूँ कि सीसैट के लिए आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने पर्टिकुलरली कोई सोर्स नहीं पढ़ी थी। बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब आप जो ये कोचिंग मैगजीन्स होती हैं, फ्री में अवेलेबल होती हैं, आप उन मैगजीन्स को फॉलो करिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए।
और उसी से आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। उसके लिए कोई स्टैटिक बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर जी, मैंने कोचिंग ली थी। अ, मैंने जीएस फाउंडेशन के लिए कोचिंग ली थी। मैंने 2020 में कोचिंग ली थी, बट मेरे हिसाब से आप कोचिंग के अगर आप कोचिंग नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते हैं, तो भी आप बहुत आसानी से बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो भी आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम था। ओके, अभी मैं इधर के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट है? आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप वही आपका बेस होते हैं, उन्हीं से आपको पता चलता है कि आपने जो आंसर आपने क्या पढ़ना है। अगर आपको वही नहीं पता होगा तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, चाहे वो प्रीलिम्स है चाहे वो मेंस है। जब आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब आप उनसे ये हिसाब लगा पाएँगे कि आजकल में क्या चल रहा है, तो आजकल में कैसे क्वेश्चन या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। वही आपका बेस होते हैं ये बताने के लिए कि आपको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज़ कैसे करें? एनालाइज़ ऐसे ही करना है, आप एनालिसिस के लिए देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में फॉर एग्जांपल कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अब तो प्रीलिम का फॉर्मेट इस साल और पिछले साल से थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि अब जो ऑप्शंस हैं उनमें एलिमिनेशन की टेक्निक थोड़ी चली गई है। तो अब आप ये जो 1-2 साल के क्वेश्चंस हैं इनको पढ़ के ही एनालाइज़ कर पाएँगे कि लास्ट 2 इयर्स में क्या स्ट्रैटेजी चल रही है। तभी आप नेक्स्ट ईयर के लिए उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। यूपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? अगर आप कोचिंग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अगर आप कोचिंग की हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर लें। बट अगर आप किसी किसी भी रीज़न से कोचिंग नहीं जानना चाहते या नहीं जा सकते, तो भी अगेन बहुत फ्री रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, प्लीज़ आप उन्हें ढूँढिए, आप उन्हें आराम से एक्सेस कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी टॉपर्स जिन्होंने बिना किसी कोचिंग के इतने आसानी से तो नहीं बट बिना किसी कोचिंग के क्लियर किया है, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इनफैक्ट क्लियर किया हुआ है। तो आप उनको अपनी मोटिवेशन, अपनी इंस्पिरेशन लेकर चलिए। और मैं अगेन यही कहूँगी, मैंने कोचिंग ली थी और मुझे कोचिंग काफ़ी हेल्पफुल लगी थी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए एक बेस बना दिया था। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और इसलिए मेरे लिए ह्यूमैनिटीज़ थोड़ा न्यू सब्जेक्ट था, तो मेरे लिए कोचिंग ने थोड़ा बेस बना दिया, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटी हो, हर सब्जेक्ट में थोड़ा मेरा एक बेस बन गया। बट अगर मैंने कोचिंग ना ली होती तो मैं फ्री रिसोर्सेज़ का यूज़ करती और उससे भी आप बहुत कुछ आसानी से कर सकते हैं। तो कोचिंग लेना या ना लेना आपकी पर्सनल प्रेफ़रेंस है, इट इज़ नॉट अ कंपल्शन। यूपीएससी में टेस्ट सीरीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है? एज़ पर मी टेस्ट सीरीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से आपको ये आइडिया लगता है कि आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है उनमें आपको मार्क्स मिलते हैं। चाहे प्रीलिम्स है तो आपको एक आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में, असली पेपर में, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको ये आइडिया लगता है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके इतने मार्क्स क्यों आ रहे हैं, आप अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़, आपको प्रीलिम्स में ये आइडिया लगता है कि आपकी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी कितनी है। अगर आप 50 क्वेश्चन मार्क करते हैं, तो आप 50 क्वेश्चन में सही कितना कर पाते हैं। अगर आप 90 क्वेश्चन मार्क करते हैं, तो आप 90 में से ठीक कितना कर पाते हैं। ये आप जब देते जाएँगे जब आप अटेम्प्ट्स देते जाएँगे अपनी टेस्ट सीरीज़ में, तब आपको एक बेटर आइडिया लग पाता है इसके बारे में। यूपीएससी में एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है? एनसीईआरटीज़ के बारे में मैं ये कहूँगी कि यूपीएससी में एनसीईआरटीज़ की जो रेलेवेंस है, वो स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी में है। आप जब बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, जब आप बिल्कुल यूपीएससी में न्यू आए हैं, तब आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि तब एनसीईआरटीज़ बहुत रेलेवेंट हैं। आपको एक बेस बना देंगी एनसीईआरटीज़ की, बिल्कुल स्टार्टिंग बेस की। अच्छा, पॉलिटी ऐसी होती है और हिस्ट्री में ऐसा आता है। हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ बाद में भी रेलेवेंट रहती हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और मिडीवल हिस्ट्री की। बट जो बाकी एनसीईआरटीज़ हैं, वो बाद में इतनी रेलेवेंट नहीं रहती मेरे हिसाब से। बाद में आप एडवांस्ड बुक्स पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए आप
अपना लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं और ऐसे एथिक्स के लिए तो कोई एनसीईआरटी है ही नहीं, तो वो अलग से पढ़ते हैं। तो ऐसे करते-करते एनसीईआरटीज़ आप तभी पढ़ें जब आपकी जर्नी की बिल्कुल स्टार्टिंग है, आपका एक अच्छा बेस बन जाए, उसके बाद आप एनसीईआरटीज़ छोड़ सकते हैं। एनसीईआरटी कैसे पढ़ें? चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे कोई भी एडवांस्ड बुक हो, मेरा सजेशन यही है कि आप जब पढ़ रहे हों, तो आप पहली रीडिंग में सिर्फ़ उसे पढ़ें। कुछ भी मार्क मत करें, कुछ हाइलाइट ना करें, ऐसे आप पहली रीडिंग करें। आपकी जो सेकंड रीडिंग है, उसमें आप सेकंड या थर्ड रीडिंग में आप पेन या पेंसिल से मार्क करना शुरू करें, अंडरलाइन करना शुरू करें और जब उसके बाद आपकी फोर्थ या फिफ्थ रीडिंग आती है, तब आप उस अंडरलाइंड में भी जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगता है या सबसे डिफ़िकल्ट लगता है, उसको हाइलाइट करें। तो इससे आपकी पूरी बुक हाइलाइटेड नहीं होगी। पूरी बुक हाइलाइट करके आप कभी रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे आराम से। तो आप ऐसे हाइलाइट और मार्क करना शुरू करें, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, मैं शॉर्ट नोट्स में बहुत बिलीव करती थी, तो मैं अपनी बुक जब मैं 5 रीडिंग या 6 रीडिंग कर चुकी होती थी, उसके बाद मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी अपने खुद के। उन शॉर्ट नोट्स में मैं बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में आपको पूरी बुक फिर से नहीं लिखनी होती। आपको शॉर्ट नोट्स में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा जो सिर्फ़ सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे डिफ़िकल्ट है, वो लिखना होता है, ताकि वो शॉर्ट नोट्स जब आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ जाए तब रिवाइज़ कर पाएँ आप। तो ऐसे आप अपनी एनसीईआरटीज़ भी ऐसे ही पढ़ें। एनसीईआरटीज़ के अगर आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने तो भी चल जाएगा, बट जो आप एडवांस्ड बुक्स पढ़ेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं यूपीएससी के लिए, उन बुक्स के शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएँ। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी न्यू पढ़ें या ओल्ड? मैंने सारी न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। तो मुझे लगता है कि ओल्ड एनसीईआरटीज़ पहली बात तो सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ़ हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ हैं जिनके लिए बोला जाता है कि ओल्ड एनसीईआरटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। तो अगर आपको वो ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। बट मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, तो मैंने सारी न्यू एनसीईआरटीज़ ही पढ़ी थी। हिस्ट्री की भी मैंने न्यू ही एनसीईआरटीज़ सारी पढ़ी हैं और पॉलिटी की न्यू पढ़ी हैं, सोसाइटी की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी है। और ज्योग्राफी की पढ़ी है मैंने, 6th टू 12th की एनसीईआरटीज़ पढ़नी होती हैं, तो मैंने वो सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। करंट अफ़ेयर्स की तैयारी कैसे करें? करंट अफ़ेयर्स की तैयारी करने के लिए न्यूज़पेपर इज़ योर बेस्ट सोर्स। मैं न्यूज़पेपर में 2 ही न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, एक हिंदू है, एक इंडियन एक्सप्रेस है। मैं सबसे ज़्यादा इंडियन एक्सप्रेस प्रेफ़र करती थी क्योंकि मुझे वो ज़्यादा डिटेल्ड लगता है। तो करंट अफ़ेयर्स मेनली न्यूज़पेपर से ही कवर करे जाते हैं। आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएँ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप साथ में कोई भी कोचिंग के मैगज़ीन्स को रेफ़र कर सकते हैं। जैसे अगेन मैं बोल रही हूँ, पीटी 365 आती है या मंथली मैगज़ीन्स आती हैं। अगर आपका पेपर अभी दूर है, तो आप मंथली मैगज़ीन्स पढ़ें करंट अफ़ेयर्स के लिए। और अगर आपका पेपर प्रीलिम्स पास आ गया है, तो प्रीलिम्स की मंथली मैगज़ीन्स आने लग जाती हैं, वो पढ़ें। और जब मेंस पास आने लग गया है, तो मेंस की मंथली मैगज़ीन आती है, आप वो पढ़ें। यूपीएससी की तैयारी के लिए कितने इयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए? 1 साल। यूपीएस जब आपका पेपर है, उससे 1 साल पहले तक के आपको सारे करंट अफेयर्स आने चाहिए। तो आप उस हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर आप अभी 2 साल पहले पढ़ना शुरू हो गए हैं, तो या 3 साल बाय चांस पढ़ना शुरू हो गए हैं, तो आप तब भी आप मैं आपसे ये कहूँगी कि आप नोट्स ना बनाएँ। स्टैटिक जो है, जैसे लक्ष्मीकांत के नोट्स आप बना लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर करंट अफेयर्स हैं, उनके नोट्स ना बनाइए, क्योंकि जब आपका पेपर आना होगा, उस टाइम पे वो चीज़ न्यूज़ में होगी या नहीं होगी, तो आपको पता नहीं है, इसलिए उसके नोट्स अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप तब से बनाना शुरू करिए जब आपका पेपर से 1 साल पहले से आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए पहली चीज़ तो अब तो स्पोर्ट्स थोड़ा-सा आने लगा है प्रीलिम्स में, पर अगर आपको स्पोर्ट्स पढ़ना है तो आप उससे एक ग्लांस ले सकते हैं, बट स्पोर्ट्स में ज़्यादा ना पढ़िए और एंटरटेनमेंट वाली न्यूज़ तो बिल्कुल भी ना पढ़िए। न्यूज़पेपर में सिटी की न्यूज़ भी कम रेलेवेंट होती है, क्योंकि जो सिटी में होता है वो प्रीलिम्स में इतना नेसेसरी नहीं है। अगर वो एक नेशनल इश्यू ना हो तो, अगर नेशनल इश्यू है तो ज़रूर पढ़िए। उसके अलावा न्यूज़पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जैसे एक्सप्लेन्ड का एक पेज आता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसमें बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है। फर्स्ट पेज आपका इम्पोर्टेंट होता है, उसके अलावा नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़,
इन सब में भी आपको ढूँढना पड़ता है कि क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर कोई किसी देश की बहुत छोटी इंटरनेशनल जो पेज है, उस पे अगर किसी देश की वो कोई छोटी-सी न्यूज़ आ रखी है, तो वो आपके लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है। आपके लिए ये रेलेवेंट हो सकता है कि वो जो मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे कोई मिसहैपनिंग हुई है, कहीं पे अर्थक्वेक आया है या कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो वो 1 साल बाद शायद आपसे पेपर में पूछा नहीं जाएगा। बट आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो लोकेशन कहाँ है? अगर कोई लोकेशन मेंशन्ड है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, तो वो कौन-सी कंट्री अगर एक सिटी का नाम लिखा है, तो वो सिटी आप साइड पे कहीं पे लिख के रख लीजिए अपने नोट्स में कि ये एक सिटी है और ये इस कंट्री में लाई करती है। इससे क्या होगा कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में कि ये लोकेशन कहाँ कहाँ पे है, तो आपको वो आता होगा कि ये लोकेशन यहाँ की है। अम, आपने कौन-कौन से मैगज़ीन्स को फ़ॉलो किया? मैंने बताया है कि मैं विज़न आईएएस की पीटी 365, मेंस 365 और मंथली मैगज़ीन ये फ़ॉलो करती थी। मैगज़ीन्स कैसे पढ़ें? मैगज़ीन्स तो खुद ही एक काफ़ी छोटा डेटा होता है। छोटा मतलब कि वो यूपीएससी के रेलेवेंट ही डेटा होता है, तो वो तो आप पूरी पढ़ सकते हैं। मैगज़ीन्स तो आपको मंथली मैगज़ीन्स पूरी-पूरी पढ़नी चाहिए। आपने डेली कितने घंटे पढ़ाई की? घंटे ऐसे मैटर नहीं करते क्योंकि किसी दिन आप बहुत ज़्यादा पढ़ पाते हैं, किसी दिन आप थोड़ा पढ़ पाते हैं, तो आप घंटे के हिसाब से पढ़ाई ना करें, आप इस हिसाब से पढ़ाई करें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टू डू लिस्ट बनाती थी। तो मेरी जो टू डू लिस्ट होती थी उसमें मेंशन्ड होता था कि आज के मेरे ये टास्क्स हैं, आज मुझे इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, आज मुझे ये टॉपिक्स खत्म करने हैं और चाहे वो टॉपिक्स 10 घंटे में खत्म हों, चाहे वो टॉपिक्स 5 घंटे में खत्म हों, चाहे वो टॉपिक्स 3 घंटे तो मुश्किल है पर चाहे वो टॉपिक्स 3 ही घंटे में खत्म हो, इस हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई करती थी। तो आप अपने जो तैयारी है वो इस हिसाब से करें कि आप शेड्यूल बनाएँ। 1 साल का शेड्यूल बना सकते हैं, बहुत रफ़ बड़ा शेड्यूल कि 1 साल में मैं इतने महीने तक इतना सिलेबस खत्म करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उस हिसाब से आप मंथ्स का टू डू लिस्ट बनाएँ और जब आप मंथ्स का बना लेंगे, उससे आपके वीक्स और डेज़ का शेड्यूल बन जाएगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आज एग्ज़ैक्टली मुझे ये पढ़ना है, ये करना है। डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? इन माय सजेशन 5 से 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। बट 5 घंटे पढ़ोगे या 6 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे, वो आपकी टू डू लिस्ट पे डिपेंड करता है कि आपके पास आज के दिन में क्या-क्या काम है और आपको कितना काम खत्म करना है। और सैटरडे, संडे को या फिर सिर्फ़ संडे को आप ऑफ रखें, सैटरडे को आप बफर डे रखें। अगर 1 हफ्ते में किसी भी कारण से आप कुछ नहीं पढ़ पाए, आप अपने शेड्यूल का कोई पार्ट खत्म नहीं कर पाए, तो वो आप सैटरडे को कवर करो और संडे आपका एक थोड़ा लाइट डे होना चाहिए। संडे को आप बस न्यूज़पेपर पढ़ें, थोड़ा कुछ रह गया है तो वो पढ़ें, पर संडे को थोड़ा रिलैक्स भी करें क्योंकि रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। मेंटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप रिलैक्स करेंगे तो ही आप अगले दिन और अच्छे से पढ़ाई कर पाएँगे। ओके, ये बहुत सारे लोगों ने भी क्वेश्चन पूछा है कि डेली मोटिवेशन कैसे बनाकर रखें और हाउ डिड यू स्टे मोटिवेटेड? तो इसका आंसर ये है कि आप हर दिन सेम लेवल ऑफ मोटिवेटेड नहीं हो सकते। दिस इज़ नेचुरल, दिस इज़ नॉर्मल। तो मोटिवेशन बनाने के लिए सबसे मेन फॉरमोस्ट चीज़ है कि नो योर रीज़न। आप क्यों यूपीएससी कर रहे हैं? आप क्यों इस जर्नी पे आए? जर्नी डिफ़िकल्ट है ये तो आपको पहले ही पता था। बहुत डिफ़िकल्ट पेपर है, यूपीएससी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ामिनेशंस इन द वर्ल्ड। दिस इज़ समथिंग जो आपको पहले ही पता था। फिर भी आप इस पे आए। तो क्यों आए? क्यों करना चाहते हैं? ये आपका सबसे बड़ा रीज़न होता है मोटिवेटेड रहने के लिए। ये है पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक पोमोडोरो टेक्निक फ़ॉलो करती थी। पोमोडोरो टेक्निक में ये होता है कि आप 20 मिनट पढ़ते हैं और 10 मिनट का गैप लेते हैं या फिर 25 मिनट पढ़ते हैं और 5 मिनट का गैप लेते हैं। ऐसे आप 3 बार करते हैं। जैसे मैंने 1 बजे पढ़ाई शुरू करी, 1:25 तक मैं पढ़ी, 1:25 से 1:30 बजे तक मेरा गैप है। चाहे मैं उसमें फ़ोन चलाऊँ, चाहे मुझे अपने रूम से बाहर निकल कर थोड़ा देर चलना है, तो मैं वो करती थी। उसके बाद मैंने 1:30 बजे से फिर से तैयारी शुरू करी, 1:55 तक मैं पढ़ी, 1:55 से 2 पीएम तक फिर से मेरा ब्रेक है। इसके बाद मैं 2 से 2:25 तक पढ़ूँगी, 2:25 से 2:30 मेरा 5 मिनट का फिर से ब्रेक है और उसके बाद जब मैं 2:30 से 3 बजे तक पढ़ूँगी, 3 बजे के बाद मैं आधे घंटे का
लंबा ब्रेक लूँगी। तो आप 3 बार छोटे ब्रेक्स लें और चौथी बार आप थोड़ा लंबा आधे घंटे का अच्छा खासा बड़ा ब्रेक लें। इससे आपकी इससे अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, तो आप अपने दिमाग को ये समझा पाएँगे कि आज मुझे सिर्फ़ 25 मिनट के लिए पढ़ना है। अभी मैं सिर्फ़ 25 मिनट के लिए पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। आप उस 25 मिनट पढ़ेंगे और आराम से, खुशी से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी 5 मिनट की ब्रेक आने वाली है। तो अगर किसी दिन आपका पढ़ने का बिल्कुल मन ना करे, तो आप ये पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी सेकंड सजेशन या एडवाइस है। थर्ड चीज़ ये है कि मोटिवेटेड रहने के लिए 2 हफ्ते में 1 बार ब्रेक ज़रूर लें। ब्रेक इज़ वेरी नेसेसरी। मैं 2 हफ्ते में 1 बार ब्रेक ज़रूर लेती थी, बाहर जाती थी, थोड़ा अपने माइंड को रिफ्रेश करती थी, जिससे ताकि मैं अगले दिन वापस आकर अच्छे से वापस पढ़ाई पे आ पाऊँ। ये ज़रूरी है कि आप वापस पढ़ाई पे आ जाएँ, बट 2 महीने में 1 बार ब्रेक लेना इज़ नॉट अ बैड थिंग, आप ज़रूर लें। चौथी चीज़ मैं ये करती थी कि मैं अपने रूम में, अपनी अलमारी पे, अपनी दीवार पे, हर जगह कोट्स लगा कर रखती थी, मोटिवेशनल कोट्स। आपको जो कोट पसंद है, हिंदी में पसंद है, इंग्लिश में पसंद है, किसी रीजनल लैंग्वेज में पसंद है, आपको जो कोट अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि आपका दिल छूता है, वो कोट आप अपने दीवार पे, अपनी अलमारी पे कहीं न कहीं लगा कर रखें। जब भी डीमोटिवेटेड फ़ील करें, उस कोट को पढ़ें और सोचें कि नहीं, मैंने इसलिए ये जर्नी शुरू करी थी और मुझे ये अचीव करना है, ये मेरी ड्रीम है, और उससे आपको थोड़ी मोटिवेशन आती है। उसके अलावा अगर आप मोटिवेटेड इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आपको फ़ोन देखने की बहुत आदत है या आपको टीवी देखने की बहुत आदत है, अगर आप कुछ शुरू कर देते हैं तो आप छोड़ नहीं पाते। उसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप टीवी देख रहे हैं तो कुछ पुराना जो आप पहले देख चुके हैं, अगर आप लंच या डिनर करते हुए टीवी देख रहे हो, तो जो आप पहले देख चुके हो, आप उसी को देखो। आप उसी को, जैसे अगर आप 20 मिनट लगा रहे हो, खाना खाने का ब्रेक ले रहे हो, तो उस 20 मिनट में आप कुछ पुराना देख लीजिए ताकि आप 20 मिनट बाद उसे बंद कर पाएँ। अगर आप कुछ नया शुरू करेंगे, तो वो सस्पेंस होता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? इसलिए आप वो चीज़ को छोड़ नहीं पाते, टीवी को बंद नहीं कर पाते। इसलिए थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपकी यूपीएससी जर्नी चल रही है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप वो टीवी को बंद करने के लिए यही फ़ॉलो करिए कि आप जो पहले देख चुके हैं, आप वो देखिए। और जहाँ तक फ़ोन की बात है, अगर आपसे खुद फ़ोन हैंडल होता है, तो आप फ़ोन को अपने साइड के ड्रॉअर में रख दीजिए, जितने टाइम के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि कोई भी नोटिफ़िकेशन आती है, अपना इंटरनेट ऑफ करके रख दीजिए ताकि कोई भी नोटिफ़िकेशन आती है, तो आप उसे बंद कर पाएँ। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इंस्टाग्राम और जो भी ज़्यादा सोशल मीडिया, बहुत सारे चैनल्स हैं, सोशल मीडिया बहुत बड़ी लिस्ट है, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, स्नैपचैट एटसेट्रा जो भी है। अगर आप उनसे बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो प्लीज़ 1 साल के लिए आप इतना एडजस्ट कर सकते हैं, आप उन्हें बंद कर दीजिए। मैंने डीएक्टिवेट कर रखी थी अपनी सोशल मीडिया जितने टाइम मैं प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि मैं भी बहुत एडिक्टेड थी सोशल मीडिया से, इसलिए मैंने डीएक्टिवेट कर रखी थी। और मैं लॉगिन तब करती थी, लॉगिन तब किया मैंने वापस जब मेरा इंटरव्यू हो गया था, उसके बाद। तो ये मेरी दूसरी एडवाइस रहेगी। किसी ने ये भी पूछा है कि स्लीपिंग, राइट? हाउ टू लेस टू मच स्लीप? जी, तो स्लीप के लिए, देखिए, स्लीप के लिए तो मेन चीज़ यही है कि आपको खुद अंदर से मोटिवेशन लानी पड़ेगी। एक स्लीप शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है कि मैं इतने बजे सोऊँगा या सोऊँगी और इतने बजे उठूँगा या उठूँगी। अगर ज आपका एक स्लीप शेड्यूल बनने में थोड़ा टाइम लगता है, बट जब वो बन जाएगा, उसके बाद बहुत आसानी हो जाएगी आपको, क्योंकि आपका जो माइंड है उसी हिसाब से चलेगा कि मैं इतने बजे सोती हूँ और इतने बजे उठती हूँ। तो आप एक स्लीप शेड्यूल बना लीजिए, और दिन में अगर नींद आती भी है, तो मैं बोलूँगी कि या तो आप ना सोइए, और अगर सोते हैं तो यही सोच के सोइए कि मैं 20 मिनट की नैप ले रही हूँ, मैं इतने बजे उठ जाऊँगी वापस। और इसी हिसाब से आप अपना स्लीप को कम कर पाएँगे। स्लीप को कम करने का यही तरीका है कि आप अपने आप को खुद मोटिवेटेड रखें कि आप ज़्यादा सोएँगे तो आप पढ़ाई कम कर पाएँगे, और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। ये अगला क्वेश्चन है, हम मोटिवेशन की बात कर रहे थे, तो मोटिवेशन वाला क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया। इसके आगे क्वेश्चन है, यूपीएससी की तैयारी के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें? यूट्यूब
यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है पढ़ाई करने के लिए। यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं, जैसे अब ये यूपीएससी टाइम चैनल ही है, इतना अच्छा इनिशिएटिव है, जहाँ पे जिन्होंने क्लियर किया है वो आते हैं और एस्पिरेंट से बात करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे और चैनल्स हैं जहाँ पे पढ़ाई को प्रमोट किया जाता है, यूपीएससी रिलेटेड पढ़ाई को ही प्रमोट किया जाता है। तो आप वो चैनल्स देख सकते हैं, ऐसे यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा इंटरनेट इन जनरल बहुत अच्छा सोर्स है, आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। अगर आप टेलीग्राम को गलत तरीके से यूज़ करना चाहेंगे, तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए टाइम वेस्ट होगा। बट आप अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहेंगे तो आप बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनमें यूपीएससी की ही पढ़ाई होती है। उन ग्रुप्स को आप जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज़ आती रहती हैं, फ्री रिसोर्सेज़ अवेलेबल होती हैं वहाँ पे, आप उन रिसोर्सेज़ को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आप सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। आपने टाइम टेबल कैसे बनाया? मैंने आपको जैसे बताया है कि मेरा टाइम टेबल ऐसे होता था कि 1 महीने में क्या कवर करना है, 1 हफ्ते में क्या कवर करना है और उसके बेसिस पे 1 दिन में मुझे आज क्या पढ़ना है, मेरा क्या-क्या शेड्यूल होगा। तो उस हिसाब से आप टाइम टेबल बनाएँ कि आपके प्रीलिम्स से 3 महीने पहले आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स से 3 महीने पहले से आप सिर्फ़ प्रीलिम्स का पढ़ेंगे। तो आपका शेड्यूल ऐसा ही होना चाहिए कि 3 महीने पहले आपका आपका सारा प्रीलिम्स प्लस मेंस का शेड्यूल का सारा सिलेबस कैसे खत्म हो रहा है। यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें? ऑप्शनल सब्जेक्ट, पहली बात तो अगर आपने किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करी है और आपको वो सब्जेक्ट पसंद है और वो यूपीएससी के ऑप्शनल में अवेलेबल है, तो आपके लिए ये बहुत आसान आंसर है कि आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, अगर आपको वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो। दूसरी चीज़, अगर आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपने ग्रेजुएशन करी है पर आपको पसंद नहीं है, या फिर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट यूपीएससी के ऑप्शनल लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, तो मेरी एडवाइस ये होगी कि पहले आप जीएस की पढ़ाई शुरू कर दें। जब आप जीएस की पढ़ाई शुरू कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सोसाइटी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है तो आप सोशियोलॉजी का सिलेबस पढ़ सकते हैं, और अगर आपको फिर सोशियोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती है तो आप सोशियोलॉजी आगे ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको पॉलिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, जैसे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, तो इसलिए मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया। अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं और पॉलिटी भी अच्छी लगती है, तो आप पीएसआईआर ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो सब्जेक्ट है, आप वो ले सकते हैं। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं मिलते, इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं मिलते। ऐसे कम मार्क्स हर सब्जेक्ट में लोगों को कम मार्क्स भी मिलते हैं और हर सब्जेक्ट में लोगों को ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। तो इस चीज़ पे आप अपना डिसीजन ना बेस करिए, आप अपना डिसीजन इसी चीज़ से बेस करिए कि आपको इंटरेस्ट किसमें है। वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। क्या पता कोई एक सब्जेक्ट हो जिसमें मार्क्स जनरली कम मिलते हो, पर आप इतने अच्छे हो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएँ। तो सबसे मेन जो चीज़ है ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए, वो है आपका इंटरेस्ट। और दूसरी चीज़, सिर्फ इंटरेस्ट ऊपर-ऊपर से नहीं देखना है कि हाँ, सोसाइटी पसंद आ रहा है, ठीक है, सोशियोलॉजी डन है। सोशियोलॉजी का सिलेबस पढ़िए, सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, फिर आपको एक आइडिया लग पाएगा कि उसमें एग्ज़ैक्टली क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और फिर आप एक आंसर पे आएँगे कि आपको वो चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब तो बहुत कुछ ऑनलाइन आ गया है। बिल्कुल भी आपको यूपीएससी की तैयारी, आप कहीं भी बैठे हुए यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आपके पास अगर इंटरनेट एक्सेस है तो वो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि अब तो अगर आपको कोचिंग जॉइन करनी है तो ऑनलाइन कोचिंग होती है। अगर आपको कोई रिसोर्सेज़ चाहिए तो भी वो बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती है। तो मैं आपको नहीं बोलना चाहूँगी कि आप कहीं सिर्फ़ इस रीज़न से दिल्ली आएँ। अगर और कोई रीज़न है जिससे आप दिल्ली आ रहे हैं, तो दैट इज़ योर विश। या अगर आपको लगता है कि आपको घर के एनवायरनमेंट में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, या जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ थोड़ी मुश्किलें होती हैं, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। प्लान बी रखना चाहिए या नहीं? देखिए, एक बहुत पर्सनल प्रेफ़रेंस है। ये आपके बैकग्राउंड और आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, किस टाइम पे, उस सब पे डिपेंड करता है। तो दिस इज़ नॉट एन आंसर दैट आई कैन गिव। आप सबसे बेस्ट जज हैं कि आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए या नहीं। मैंने पर्टिकुलरली
अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्लान बी नहीं सोचा हुआ था, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मैं पूरे दिल, पूरे होशो-हवास से सिर्फ़ और सिर्फ़ यूपीएससी पे ध्यान देकर देना चाहती थी। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास ये ऑप्शन है, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट एटलीस्ट बिना किसी प्लान बी के दीजिए। यही सोच के दीजिए कि यूपीएससी आपका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी है। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी भी रीज़न से आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो फिर उसके बाद आप प्लान बी के बारे में सोच सकते हैं। आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मेरा इंटरव्यू प्रीति सुदान मैम जी का बोर्ड था। बहुत कॉर्डियल इंटरव्यू था मेरा, और 90% क्वेश्चंस मेरे डैफ से ही पूछे गए थे, और 25 मिनट चलता है इंटरव्यू ऑन एवरेज, मेरा भी 25 मिनट चला था। और उसके अलावा करंट अफेयर्स से कुछ-कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यूज़ में आपको अपने ओपिनियंस देने होते हैं कि आप किसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं या अपोज़ करते हैं, और क्यों ऐसा आपकी सोच है। बट मेन्स में इसकी कोई नीड नहीं होती। एज़ आई सेड, मेन्स में बैलेंस्ड जजमेंट चाहिए होती है, तो आप कंक्लूजन में हमेशा बैलेंस्ड कंक्लूजन ही लिख कर आएँ मेन्स में। आपने यूपीएससी में कौन-सी गलतियाँ करी थी? तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। उसके लिए मैं आपको थोड़ा, मतलब जो मैंने गलतियाँ करी वो मैं बता सकती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जब आप प्रीलिम्स में बैठें, आप एक बेंचमार्क ज़रूर बनाकर बैठें कि आप कितने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बेंचमार्क बनाया हुआ था कि मैं 85 क्वेश्चन्स एटलीस्ट अटेम्प्ट करूँगी। ये मैंने अपना बेंचमार्क सेकंड प्रीलिम्स में बनाया था। फर्स्ट प्रीलिम्स में मेरे पास कोई बेंचमार्क नहीं था, इसलिए मैं बहुत कम क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करके आई, और इसलिए मैं क्लियर भी नहीं कर पाई। तो पहले मेरी एडवाइस तो यही होगी कि आप बेंचमार्क ज़रूर बनाएँ, और दूसरी मेरी एडवाइस ये होगी कि अपने सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाएँ, सिर्फ़ कोचिंग्स पे रिलाई ना करें, सिर्फ़ जो मैगज़ीन्स हैं उन पे रिलाई ना करें, अपने सेल्फ नोट्स ज़रूर बनाएँ। उनसे आपकी एक तो रिविज़न भी बेटर हो पाएगी, और कुछ चीज़ें हैं जो कोचिंग भी कभी-कभी मिस कर देती है, वो आपके सेल्फ नोट्स में शायद होगी। तो उससे अगर कोई क्वेश्चन है जो कोचिंग के नोट्स से नहीं निकल रहा, शायद आपके सेल्फ नोट्स से निकल जाए। इसके बाद जो यूपीएससी टाइम द्वारा मेरे को क्वेश्चंस भेजे गए हैं, वो तो खत्म हो गए हैं। आप मुझसे जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे, मैं अब वो आंसर करना चाहती हूँ। तो शुरुआत करते हैं। आंसर राइटिंग का कुछ ओके, गॉड रिजाइड इन ऑल बीइंग्स ने पूछा है, मैम आंसर राइटिंग की कुछ अप्रोच बताइए। आंसर राइटिंग की अप्रोच मैंने यही बताई है कि पहली बात, नॉर्मल आंसर तो आपको पता ही होगा कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, ऐसे नॉर्मल आंसर होता है। आप अपने आंसर्स में जितने डायग्राम्स ऐड कर पाएँ, जितने मैप्स ऐड कर पाएँ, और जितने एग्जाम्पल्स ऐड कर पाएँ, सिविल सर्वेंट्स के या किसी स्कीम के, या कोई इंटरनेशनल एग्जाम्पल ऐड कर पाएँ कि किसी कंट्री में ये बहुत अच्छा कुछ किया जा रहा है। ऐसे एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स और मैप्स ऐड करने से आपके आंसर्स बहुत एनरिच हो पाते हैं। एनसीईआरटी बुक का इम्पोर्टेंस मैं बता चुकी हूँ कि स्टार्टिंग में ही इम्पोर्टेंस है, बाद में आते-आते तक आपको एडवांस्ड बुक्स ही पढ़नी चाहिए और उन्हीं के नोट्स बनाने चाहिए। मैम आपने फर्स्ट या सेकंड ईयर कॉलेज में कोचिंग ली थी? जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। मैंने कॉलेज में मैंने कॉलेज मेरा 3 इयर्स का कॉलेज का कोर्स था। मैंने 3rd ईयर में अपने कॉलेज में अपनी सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ी 6th टू 12th, और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया था। तो कॉलेज में मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप करके कोचिंग ली थी। मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रेलेवेंस बताया, उसका प्री और मेंस के नोट्स बनाने में कैसे यूज़ करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इसलिए पढ़ने हैं ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सचिन कुमार जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इसलिए पढ़ने हैं ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि आपने क्या आंसर देना है, कैसे या आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है। अगर किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में प्रीलिम्स में ये पूछा हुआ है कि ये जो नदी है, ये किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? या फिर ये पूछा हुआ है कि ये जो अर्थक्वेक था, ये इस लोकेशन पे हुआ, ये लोकेशन कौन सी कंट्री में है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको एक फ्रेमवर्क मिलता है ना कि अगली बार अगर न्यूज़ में कोई नदी आएगी और उनकी ट्रिब्यूटरी आएगी, या फिर अगर मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ और मुझे कोई
ट्रिब्यूटरीज़ पता चलेंगी, तो मैं उनको एक जगह लिख लूँगा क्योंकि पहले पूछा गया है तो अब भी पूछा जा सकता है। या फिर अगर कभी फिर से अर्थक्वेक होगा और या कुछ भी होगा तो अगर कोई लोकेशन पहले पूछी गई थी तो अभी भी लोकेशंस पूछी जा सकती हैं, तो मैं उनके नोट्स कैसे बनाऊँ? ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है कि क्या आगे पूछा जा सकता है। मैम आपने डेली कितने घंटे एवरेज पढ़ाई करी? राहुल द्विवेदी जी, 5 से 8 घंटे आई थिंक आपको एटलीस्ट पढ़ना चाहिए और उससे ज़्यादा पढ़ना है तो अगर अगर जैसे मेंस जब पास आ जाते हैं तो मेंस के लिए बहुत पढ़ाई ज़रूरी होती है। तो आपको 8 घंटे से ज़्यादा भी पढ़ना पड़ेगा, आपको 10 से 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा जब मेंस आ गए होंगे, जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा और मेंस आ जाएँगे। बट उससे पहले आप 5 से 8 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। मैम क्लास कहाँ लगाएँ? अगर आप मुझसे कोचिंग का पूछ रहे हैं तो अनिल जी जहाँ आपको कोचिंग ज़्यादा अच्छी लगती है आप थोड़ा इंक्वायर करें और जो कोचिंग आपको पसंद आती है आप वो कोचिंग ज्वाइन करें और अगर आपको कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, आपको ऑनलाइन बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगी। मैम आपने कहा कि आपने थर्ड ईयर में एनसीईआरटी पढ़ी, क्या आपको स्टार्टिंग टाइम में मेंस की आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम हुई होगी, उसे आपने कैसे सॉल्व किया, प्लीज़ गाइड करें। मैंने थर्ड ईयर में मेंस आंसर राइटिंग शुरू नहीं की थी। मैंने तब सिर्फ एनसीईआरटीज़ पढ़ी। मैंने अपनी थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में सिर्फ एनसीईआरटीज़ पढ़ी और न्यूज़पेपर पढ़े। जब मैंने उसके बाद 1 साल ड्रॉप लिया पढ़ाई करने के लिए यूपीएससी की, तब मैंने आंसर राइटिंग भी शुरू करी। तब मैं आंसर राइटिंग में स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही आंसर लिख रहे हो, आपको कुछ आता नहीं है। ये सबके साथ होता है। तो आप बस आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। आप बेकार आंसर लिखिए वो भी चलेगा, बस लिखना शुरू कीजिए। जब आप पहले दिन बेकार लिखेंगे, दूसरे दिन बेकार लिखेंगे, तीसरे दिन थोड़ा अच्छा लिखेंगे, चौथे, 5वें दिन थोड़ा और अच्छा लिखेंगे। ऐसे करते-करते धीरे-धीरे आप खुद इम्प्रूव करेंगे। आप अपने पहले आंसर को देखिएगा और 1 महीने बाद अपने आंसर को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपने धीरे-धीरे कितना इम्प्रूव किया है। योर ऑप्शनल, माय ऑप्शनल वाज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने कोचिंग विज़न आईएएस में जॉइन किया था। मैंने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ विज़न आईएएस में ली थी। मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज़ विज़न और फोरम आईएएस में ली थी और इंटरव्यू के लिए मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मॉक इंटरव्यूज़ के लिए गई थी। मैम हाउ टू फाइंड एग्ज़ाम्पल्स फॉर मेंस? सुमन जी, अम, आप टॉपर कॉपीज़ पढ़िए, बहुत सारी टॉपर कॉपीज़ अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। पहली बात तो आपको उन टॉपर कॉपीज़ से ही बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे। अम आप कहीं पे भी आप जनरली गूगल पे जाकर टाइप कर दीजिए ऐसे कि टॉपर कॉपीज़, अगर आपको एथिक्स की ढूँढनी है तो टॉपर कॉपीज़ फॉर एथिक्स लिख दीजिए। ऐसे करके कहीं कुछ भी लिख दीजिए, आपको आराम से मिल जाएँगे। अ, आपको आराम से मिल जाएँगे अगर आप टॉपर कॉपीज़ टाइप करेंगे, उनसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे और उसके अलावा जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में जो आता रहता है, जब आप एक बार पढ़ाई शुरू कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ मेरे सिलेबस में है और फिर अगर वो न्यूज़पेपर में आएगी तो आप उसका एग्ज़ाम्पल न्यूज़पेपर से ऐड कर पाएँगे। Hello, ma'am. Do you think 1 year is sufficient to complete syllabus of UPSC? Yes, 1 year is completely enough. आप इनफैक्ट 1 ईयर से पहले ही सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और ऑप्शनल का सिलेबस भी 1 ईयर से पहले आराम से कंप्लीट हो जाता है। कुछ मही मतलब 6 टू 8 मंथ्स में आप सिलेबस आराम से कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद आपको 2 टू 3 मंथ्स स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रखने चाहिए। क्या ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चूज़ करते टाइम यूपीएससी ऑप्शनल को कंसिडर करना चाहिए? अगर आप ग्रेजुएशन करने से पहले ही यूपीएससी के बारे में सोच चुके हैं, अगर आप अभी 12th में हो और आप ऑलरेडी सोच चुके हो कि आपको यूपीएससी करना है और अगर आपको कोई ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट मिल जाता है जो आपको पसंद भी है और आप उसमें ग्रेजुएशन करना चाहेंगे, तो हाँ, ज़रूर आपको वही सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप पर्टिकुलरली कोई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट करना चाहते हैं, अपने लिए अलग से एक प्लान बी की तरह या कैसे भी, तो वो अलग चीज़ है। Aman Raj, your optional and its preparation strategy. Aman ji, my optional was public administration, and I have shared my strategy already. That I joined Trust IAS coaching. Uske alawa, I read Prasad and Prasad for Thinkers, and apart from that, my answer writing strategy also I discussed above.
मैम कितने प्री के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने इनफ रहेंगे? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो लगाइए एटलीस्ट प्री के लिए, और उसके अलावा 20 से 30 मॉक प्रीलिम्स पेपर्स तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए। भेरू सिंह जी, मैम इफ अगर हम कोचिंग कर लेते हैं तो कोचिंग वाले सर जो नोट्स लाइव क्लास में लिखवाते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एंड वे अपने प्रिंटेड क्लास नोट्स भी देते हैं, प्लीज़ सजेशन दीजिए मैम। बट इतनी पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप अगर कोचिंग नहीं लेंगे और सिर्फ रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे तो रेफरेंस बुक्स भी बहुत बड़ी होती हैं, तो वो भी आपको करनी पड़ेंगी। टॉपर से दैट 1 पेज नोट्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस होने चाहिए, बट कोचिंग वाले सर 5 टू 8 पेज लिखवाते हैं। 5 टू 8 पेज आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवाए जाते हैं। जब आप धीरे-धीरे आप हर दिन नहीं, चलो 1 हफ्ता में 1 बार उस 5 से 8 पेज को रिवाइज़ करेंगे, तब आप आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि उन 5 से 8 पेजेज़ में 2 पेजेज़ के छोटे नोट्स बनाए जा सकते हैं, सिर्फ़ इम्पोर्टेंट डिटेल्स के। जो वो 5 पेज लिखवाते हैं, वो तो समझाने के लिए लिखवाते हैं, सारा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। फिर आप उनके छोटे नोट्स बनाइए, फिर आप उनके 1 पेज के नोट्स बनाइए, जो आप फाइनल डे पे रिवाइज़ करने के लिए रखेंगे। Should we start answer writing practice from day 1? Yes, you should. एज आई सेड, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप जितनी जल्दी शुरू कर दीजिए उतना बेटर है। मैं स्टार्टिंग में ये नहीं बोलूंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सारा पूरा पूरा पेपर एक बारी में करिए। आप एक दिन में एक क्वेश्चन करिए जो आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर आप GS1 पढ़ रहे हैं तो आप GS1 का एक एक क्वेश्चन एक दिन में कर लीजिए, या अगर आप एथिक्स पढ़ रहे हैं तो एथिक्स का एक एक क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, एक दिन में एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में। इससे आपका एक मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा और आप धीरे धीरे आंसर राइटिंग में बहुत बेटर होते जाओगे। मैम कोई आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म? हाँ जी, आंसर राइटिंग के लिए एक तो इनसाइट की वेबसाइट है, इनसाइट IAS करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे हर दिन डेली आंसर राइटिंग होती है, फ्री आंसर राइटिंग होती है, और वो न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन पूछते हैं। न्यूज़पेपर में उस दिन जो आया होता है उसी से क्वेश्चन पूछते हैं, उसको GS 1 to 3 में डिवाइड कर देते हैं। आपको अगर उन्होंने 5 क्वेश्चन डाल रखे हैं, आपका पाँचों लिखने का मन है तो आप पाँचों लिखिए, आपका एक ही क्वेश्चन लिखने का मन है आप एक ही लिखिए, और वहाँ पे और भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो जिन्हें आप फीडबैक दे सकते हैं और जो आपको फीडबैक दे सकते हैं। Do you prefer online or offline notes? I particularly prefer online digital notes. अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करता है या करना चाहेगा, तो गुड नोट्स की एक ऐप आती है, आईपैड वगैरह जो होते हैं, या जो भी ऐसी डिवाइसेस होती हैं, गुड नोट्स की एक ऐप आती है, उस पे डिजिटल नोट्स बनाए जा सकते हैं, टाइप भी किए जा सकते हैं, और पेंसिल जो ऑन ई पेंसिल होती है, डिजिटल पेंसिल होती है, उससे लिखे भी जा सकते हैं। तो मैं वो प्रेफ़र करती थी, क्योंकि ताकि अगर करंट अफेयर्स में कुछ एडिशन करनी है या कुछ हटाना है, तो वो डिजिटल नोट्स में काफ़ी आसान होता है। एनी अदर क्वेश्चन? मैम 1857 के रिवॉल्यूशन पर आपके कितने पेज के नोट्स हैं? आई थिंक एक ही पेज के नोट्स होंगे। मुझे ये नहीं याद कि कोचिंग में कितने पेज के नोट्स दिए गए थे, बट इवेंचुअली पढ़ के एक ही पेज के नोट्स हो जाते हैं, तो एक ही पेज के थे। This was my second attempt. In my first attempt, I could not clear my prelims by 3 marks. So this was my second attempt. शॉर्ट नोट कैसे बनाए? शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप जब 3-4 बार एक चीज़ को रीड कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, या ऐसा क्या है जो मैं बिल्कुल याद ही नहीं कर पा रही हूँ, 3-4 बार पढ़ के भी मुझे याद नहीं हो रहा है। उनके आप शॉर्ट नोट्स बनाएँ। आपके जो फाइनल नोट्स हैं वो बहुत छोटे होने चाहिए, इतने छोटे कि आप उस दिन या उससे पहले वाले दिन आराम से रिवाइज़ कर पाएँ। This year I had passed my 12th, so now what should I do to understand the syllabus of UPSC? Um,
द सिलेबस ऑफ यूपीएससी इज इजीली अवेलेबल इंटरनेट पे। आप वो सिलेबस देख सकते हैं, और अगर कोई ऑप्शनल आपको पसंद आ रहा है, तो आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में, अगर वो ऑप्शनल आपको पसंद है, आपको वो सब्जेक्ट पसंद है, तो आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में भी वही चूज कर सकते हैं, ताकि आगे जाके आपको ऑप्शनल में आसानी रहे। Can you tell us about your interview? How did it go and about the questions they asked? My interview board was Preeti Sudan Mamji's board, and as I said, it was very cordial. It went very well. 90% of the questions were from my DAF, और उसके अलावा थोड़े से क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे होते हैं। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ओपिनियन बेस्ड, अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और आपको नहीं आता तो आप मना कर सकते हैं, उस पे वो बुरा नहीं मानते। और अगर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको आंसर ज़रूर करना होता है। तो मुझसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली की हूँ, तो मुझसे एमसीटी रीयूनिफिकेशन पे मेरा ओपिनियन मांगा गया था। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ क्वेश्चन दैट आई वाज़ आस्क्ड। और उसके अलावा उस टाइम पे बजट आया था, तो एक न्यू स्कीम आई थी, तो वाइब्रेंट विलेजेस स्कीम, उसके बारे में मुझसे पूछा गया था कि वो स्कीम क्या है, क्या रेलेवेंस है उसकी, क्या इंपॉर्टेंस है, और बाकी क्वेश्चंस मोस्टली मेरे डैफ से थे। सो जॉय जी, प्लीज़ मेरा लाइव पीछे जाके देखिएगा, मैंने अपनी बुक्स शेयर कर रखी हैं, आपको सारी जो भी मेरी बुक्स की लिस्ट है वो मिल जाएगी, आप मेरी वीडियो पीछे जाकर देखेंगे तो। एथिक्स एक मेन रोल करता है, तो प्लीज़ बताइए कि क्वेश्चन को कैसे आंसर करें। रेणु जी, मैंने बताया है कि एथिक्स के लिए आप यही कर सकते हैं कि कोट्स का बहुत यूज़ करिए, और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स में, क्योंकि एथिक्स में ऑनेस्टी, कंपैशन, इन सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो ऐसे ही तो कोई भी लिख देगा कि ऑनेस्टी क्या होती है, कंपैशन क्या होती है, बट एग्जाम्पल्स हैं जो आपका आंसर डिफरेंट बनाते हैं। तो अगर आपके पास कोई सर्विंग सिविल सर्वेंट या किसी स्कीम या कुछ भी ऐसे कोई एग्जांपल्स हैं, तो उससे आपका आंसर बहुत एनरिच होता है। प्री स्पेसिफिक सजेशंस यही हैं कि एक बेंचमार्क ज़रूर बनाकर जाइए कि आपको कितने क्वेश्चंस एटलीस्ट अटेम्प्ट करने हैं। और जैसे मेरा बेंचमार्क 85 क्वेश्चंस था, 85 और मोर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट है, अगर ईज़ी है तो सबके लिए ईज़ी है। इस अप्रोच से प्रीलिम्स में जाइए। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे तो, अगर आपका बेंचमार्क नहीं रीच हो रहा है 85 का, तो अगर आपको में थोड़ा तुक्के भी मारने पड़े, तो आप इन्फॉर्म्ड गेसेस यूज़ करिए। आपकी जो इधर-उधर की नॉलेज है उसको यूज़ करके लिखने का ट्राई करिए। Yes, Rajdi, you can surely do your preparation without coaching by using internet. As I said, there are many sources, बहुत सारे कोचिंग के ऑनलाइन मैगजीन्स होते हैं, और बहुत सारे फ्री आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे फ्री प्रिलिम्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। मैं मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बता चुकी हूँ कि आपको कैसे मेंस के आंसर लिखने चाहिए। आपको मेंस आंसर लिखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ताकि आप उसी टाइम लिमिट में आंसर को ख़त्म कर पाएँ। और उसके अलावा जितने डायग्राम्स, जितने ग्राफ्स, जितने एग्ज़ाम्पल्स आप ऐड कर सकते हैं, उतना आपका आंसर बेटर बनेगा। आई थिंक आई हैव ऑलमोस्ट ट्राइड टू आंसर एवरी क्वेश्चन। मेरा जी, अपना एक चैनल बना लीजिए। मेरा एक चैनल है, मेरा टेलीग्राम पे एक चैनल है। मैं यहाँ पे कमेंट्स में भी अपने चैनल को मेंशन कर देती हूँ। उसके अलावा मैं आपको ऐसे भी बता देती हूँ, खुशबू AIR 139 के नाम से मेरा टेलीग्राम पे चैनल है। मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ। ये मेरे चैनल का नाम है, जो मैंने मेंशन करा हुआ है कमेंट सेक्शन में। आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। इस पे मैं टेलीग्राम पे डालती रहती हूँ कुछ ना कुछ डिटेल्स, जो मुझे लगता है कि शायद आपके लिए हेल्पफुल होंगी।
जो मैंने फ़ॉलो किया था अपने पढ़ाई के टाइम पे। मैं घर पे पढ़ाई करती थी। अगर आपको लाइब्रेरी ज़्यादा सूटेबल लगती है तो आप लाइब्रेरी में भी पढ़ाई कर सकते हैं। मेरा डेली शेड्यूल यही होता था कि मेरा टू डू लिस्ट होता था कि मुझे उस दिन में क्या-क्या कंप्लीट करना है, क्या-क्या टास्क्स हैं मेरे पास, मैं वो टास्क्स कंप्लीट करती थी और जितने घंटे उसके लिए लगे मैं उतने घंटे देती थी। रिविज़न स्ट्रैटेजी बता दूँ। रिविज़न स्ट्रैटेजी ये है कि मैं पर्टिकुलरली शॉर्ट नोट्स बनाती थी, शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप शॉर्ट नोट्स बनाइए अपनी 5वीं या छठी रीडिंग के बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स, शॉर्टेस्ट नोट्स, योर शॉर्टेस्ट नोट्स आर द वन जो आप फाइनली यूज़ करेंगे। वो शॉर्टेस्ट नोट्स आपके यूज़ होने चाहिए। अपने इतने छोटे होने चाहिए आपके फाइनल नोट्स कि आप जिस दिन आपका पेपर है उस दिन भी रिवाइज़ कर पाएँ। 1, 2 या 3, 4, 5 पेज से ज़्यादा के तो होने ही नहीं चाहिए। 5 पेज जितने आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। I made digital notes. There's an app called Good Notes. I use that app to make digital notes. आई थिंक मैंने मोस्ट क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं अभी तक। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें मैं पहले आंसर कर चुकी हूँ, आप प्लीज़ मेरी वीडियो पीछे से देखना, आपको पता चल जाएगा। जीएस 2 के लिए भी बुक लिस्ट मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले ही, आप वो पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। आप वो सुनिएगा, मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में मैं मेंशन कर चुकी हूँ, आपको पता चल जाएगा। आई थिंक मैंने मोस्ट क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं। आई डोंट थिंक देयर आर एनी न्यू क्वेश्चंस नाउ। तो आई विल टेक योर लीव नाउ एंड मैं जाने से पहले यूपीएससी टाइम को थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और उसके अलावा ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उसके लिए भी मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। दे आर हेल्पिंग अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, मेरे जैसे बहुत सारे और लोग जिन्होंने क्लियर किया है वो उन्हें यहाँ पे बुलाते रहते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और उसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए प्लीज़, उस पे जितना हो पाएगा मैं उतनी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। दैट्स ऑल। आई विल बी लीविंग नाउ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइव सेशन। आई होप मैं किसी तरह आप लोगों की हेल्प कर पाई हूँ। मैं जितना हो पाया उतने क्वेश्चंस आंसर कर पाई हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर ना हुआ हो तो आप पीछे जाकर फिर से देख सकते हैं मेरी वीडियो। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यहीं यूपीएससी टाइम के चैनल पे, आप पीछे जाकर मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। Thank you so much, and all the very best to all of you for your journey ahead. I hope you all clear with flying colors, and I hope आपकी यूपीएससी जर्नी बहुत सक्सेसफुल रहे एंड इफ नॉट बाय चांस इफ नॉट तो गॉड हैज़ मच बेटर प्लान्स फॉर यू और दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।